Hello students, welcome back to this channel. My name is Priyadarshi Kumar. Today we are going to discuss about new point in this chapter, derived quantity and supplementary quantity. इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा। इससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी जब हमने पढ़ा था तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसको बिना किसी हेल्प के मेजर किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। और हमने 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, जिसमें पहला क्या था लेंथ, दूसरा मास, तीसरा क्या था टेम्परेचर, फिर फर्स्ट था लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ था टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवेंथ है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर बिना किसी हेल्प के मेजर करते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, तो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से मेजर करेंगे। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होगा। तो लिख सकते हैं कि एक क्वांटिटी which can be measured, a quantity which can be measured with the help of fundamental quantity, is known as derived quantity. So basically we can say that a quantity which can be measured with the help of fundamental quantity is known as derived quantity. तो एग्जांपल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं derived quantity में, तो एग्जांपल हो जाएगा आपका एरिया, वॉल्यूम, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इस तरीके से जो भी चीज आपको मेजर करना है, एरिया, वॉल्यूम, डायमीटर, हाइट, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, etc। यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के दुनिया का जितना भी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो वो सब किसके अंदर आएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आएगा। तो अब देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मान लो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का एरिया मेजर करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कैसा है, शेप इसका है रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप में दो चीज होता है, एक आपका लेंथ होता है, दूसरा क्या होता है, ब्रेथ। तो ये चीज क्या है, ये है आपका लेंथ एंड ये क्या है, ब्रेथ। तो ये लेंथ, ये तो हमें पता है कि सब लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन ब्रेथ तो आपने नहीं दिखाया था कि ब्रेथ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है कि नहीं। यानी कि आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि सर लंबाई तो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन चौड़ाई फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये भी एक तरीके क्या है, लेंथ है। ये तो पता है कि ये लेंथ है। ये क्या है, अगर इसको देखो, अगर हम लोग इस दो उंगली की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस चौड़ाई का भी हम लोग क्या मेजर करते हैं, ये वाला शेप मेजर करते हैं। तो ये भी एक तरीके क्या है, लेंथ है, लेकिन हमने इसका अलग नाम दे दिया है, इसी लेंथ का अलग नाम क्या दे दिया है, ब्रेथ। तो अगर इसका एरिया मेजर करना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि L इनटू B। तो जब तक आपको लेंथ, इस रेक्टेंगल का लेंथ नहीं पता चलेगा तब तक आप क्या मेजर नहीं कर सकते हो, एरिया मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये एरिया कैसा क्वांटिटी है, यहाँ पे जो
इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? एक तरीके का लेंथ ही है, ये इस तरीके का लेंथ है और ये इस टाइप का लेंथ है, लेकिन दोनों तो क्या है? लेंथ ही है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? L × B। तो यहाँ पे जो हमें एरिया मेजर कर रहा हूँ वो एरिया किसके टर्म में मेजर कर रहा हूँ? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया कैसा क्वांटिटी होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। अब जैसे मान लो कि हमें फोर्स मेजर करना है, फॉर एग्जांपल हमें क्या मेजर करना है? फोर्स मेजर करना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा। जैसे कि देखो मैं बोलूं कि चलो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, फोर्स भी छोड़ देते हैं। मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि इसको क्या लिखेंगे? मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ देखो ये हमें पता था कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, बट मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मास कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स है वो किसके टर्म में लिखा हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। और इसमें भी ध्यान से अगर देखो तो ये क्या है? ग्रेविटी। इसको लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज करो कि फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये मास कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? ये भी अभी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं लिखवाया है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जितना भी क्वांटिटी होता है सबका सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इस डिराइव्ड क्वांटिटी कहाँ से आया होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी से आया होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी क्या लिखोगे इसको? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ देखो टाइम पता है कि टाइम क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी अभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को क्या लिखते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? लेंथ में मेजर करेंगे। तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। ये भी कैसा हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। यानी कि फोर्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखो मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको लिख सकते हैं फिर से मास, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? वेलोसिटी बाय टाइम। अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको तो क्या लिखोगे? m इनटू वेलोसिटी को क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? d अपॉन t बाय t। ये हो जाएगा m इनटू d बाय t स्क्वायर। अब d को किस में मेजर करेंगे? लेंथ में ना। इसको मैं लिख देता हूँ इसको इस तरीके से m इनटू l बाय t स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये जो m क्या है? मास है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? मास होगा। तो ये मास कैसा क्वांटिटी? फंडामेंटल। लेंथ कैसा क्वांटिटी? फंडामेंटल। टाइम कैसा क्वांटिटी? फंडामेंटल। तो जो मैं यहाँ पे फोर्स मेजर कर रहा हूँ किसके टर्म में मेजर कर रहा हूँ? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होगा? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से मेजर कर सके उसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल याद रहना चाहिए कौन कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल होगा, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, डायमीटर, हाइट, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क एक्सेट्रा। इस तरीके का बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। आई होप आपको डिराइव्ड क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक्चुअली दो क्वांटिटी आता है, एक आता है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। एक क्या हो जाएगा आपका प्लेन एंगल एंड सेकेंड हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। तो ये दो एंगल जो होता है ये किस में आता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। एक्चुअली इसको भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं, बट ये एक अलग क्वांटिटी है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही मेजर करते हैं, बट इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप चाहो तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डिराइव्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हो। ध्यान से देखो, प्लेन एंगल क्या होता है? थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ये एस क्या है? आर, और आर क्या है? रेडियस। तो ये आर हम लोग किस में मेजर करेंगे? मीटर में। रेडियस में किस में मेजर करेंगे? मीटर में। यानी कि आर को भी लेंथ के टर्म में मेजर करेंगे और रेडियस को भी किसके टर्म में मेजर करेंगे? लेंथ के टर्म में। तो यहाँ भी जो हम लोग प्लेन एंगल को मेजर कर रहे हैं वो भी किसके टर्म में मेजर कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। तो इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं, बट साइंटिस्ट ने इसको अलग ही कैटेगरी नाम दे दिया। ये कैसा क्वांटिटी होगा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसीलिए हम लोग इसे अलग से पढ़ेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होगा? प्लेन एंगल पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डिराइव एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज the ratio of length of arc ds to the radius r। यानी कि प्लेन एंगल क्या होगा? यहाँ पे नाम देते हैं प्लेन एंगल का d थीटा। प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस r। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके क्या है, एक कोई सर्कल है, इसका क्या होगा? एक सेंटर होगा। तो सेंटर से और इस पॉइंट पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं r, और इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे क्या बोलेंगे? थीटा। यानी कि इसे बोलेंगे प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या है? कोई आर्क है, उसका नाम कितना है? ds, और ये कितना है? रेडियस r। यहाँ पे एंगल जो सबटेंड होगा वो कितना होगा? वो होगा d थीटा। तो d थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ds अपॉन r, या सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट क्या लिखेंगे इसका? यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन। रेडियन कैसा यूनिट होगा? ये होगा ऐसा यूनिट। दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? डिग्री। रेडियन या डिग्री बोल सकते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन या डिग्री। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस r। ओके, आई होप आप लोग को प्लेन एंगल क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सेकेंड क्या पढ़ना है हम लोग को? सॉलिड एंगल।
is defined as the ratio of intercepted area dA of spherical surface described about apex O at the center to the square of रेडियस। यानी कि और सॉलिड एंगल को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे इस एंगल से, इस सिंबल से डिनोट करेंगे और इसको लोग क्या बोलेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। अगर हमें यहाँ पे डी साई निकालना हो, इसको साई भी बोल सकते हैं और ओम भी बोल सकते हैं। तो डी साई अगर निकालना हो तो हम लोग इसको लिखेंगे एरिया DA अपॉन R स्क्वायर। देखो सॉलिड एंगल कहाँ पे निकलेगा, सॉलिड एंगल हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का निकलेगा, यानी कि स्फीयर में देखो मैंने क्या किया कि ये वाला जो एरिया इंटरसेप्ट किया है स्फीयर का, ये वाला एरिया स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। अगर ध्यान से देखो ये मेरा क्या है स्फीयर है, तो अगर इस स्फीयर का इसी सेंटर पे एंगल मेजर करोगे तो वो कैसा आएगा 3 डायमेंशनल, चारों तरफ से वो एंगल आएगा। तो वो प्लेन एंगल नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो उस सॉलिड एंगल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं DA/R स्क्वायर, यानी कि जितना एरिया इस एंगल पे यानी कि इस सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, जो एरिया बनाएगा। अगर मैं पूरे फुल स्फीयर की बात करूं, अगर फुल स्फीयर की बात करोगे आएंगे उसको बाद में आते हैं, वही मान लेते हैं कि इतना सा जो मेरा एरिया है इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको क्या लिखेंगे DA/R स्क्वायर। यानी कि आप सॉलिड एंगल का डिफिनेशन बोल सकते हो कि सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। क्या बोलेंगे इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि DOM = DA/R स्क्वायर। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है। यहाँ क्वेश्चन बोला जाएगा टू फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर। तो अगर हमें स्फीयर का सॉलिड एंगल बोला है निकालने के लिए, हमें पता है कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DOM = DA/R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, आप यहाँ पे लिख सकते हो R = रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो DOM/D क्या होगा DA/R स्क्वायर। किसका पूछा है स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, आपको याद होगा स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं DA = कितना होगा 4πr स्क्वायर। तो DOM = लिख सकते हो 4πr स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना बच जाएगा 4π। यानी कि जो सॉलिड एंगल होता है स्फीयर का वो कितना होता है 4π। तो आपको याद होना चाहिए एग्जांपल में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि सॉलिड एंगल कितना होता है स्फीयर का, कितना होता है 4π। दूसरी चीज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो मैंने सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल लिखवाया है, इस पे शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में, तो आपको डिफिनेशन याद रखना है कि सॉलिड एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग यहाँ पे। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चीजें देखेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।